L53 हिंदी अध्याय 521 संकट की ओर अग्रसर _2। वेन रॉ ने नक्शा देखा और तुरंत याद आया कि यान फेई उससे पहले भी उस जगह का दौरा करा चुके थे। वो उस जगह से बहुत संतुष्ट थी और बोली, स्थिति तो अच्छी है, लेकिन आपको मुझे सबसे पेशेवर निर्माण टीम देनी होगी और सबसे पेशेवर उपकरण और यंत्र खरीदने होंगे। साथ ही आपको बड़ी संख्या में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती भी करनी होगी। जब तक ये सब ठीक रहेगा, मैं आपको लाइलाज बीमारी अस्पताल को चालू करने में मदद कर सकती हूँ। यान फेई हंसे और बोले, तो फिर बात पक्की है। मैं तुम्हें बेहतरीन हालात मुहैया कराऊंगा, लेकिन तुम्हें 6 महीने के अंदर लाइलाज बीमारी अस्पताल का निर्माण पूरा करना होगा। एक बार तुम्हारा लाइलाज बीमारी अस्पताल बनकर तैयार हो जाए, तो हमारे पास एक अतिरिक्त ताबीज होगा और हमें दूसरे देशों से परेशानी का डर नहीं रहेगा। वेन रॉ ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, छोटी फेई, निश्चिंत रहो। मैं निश्चित रूप से आपके द्वारा दिया गया कार्य पूरा करूंगा और मिस्टी द्वीप की सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा। वसंतोत्सव के पूरी तरह बीत जाने के बाद 2 लाख मजदूरों की घरेलू निर्माण टीम निर्माण कार्य जारी रखने के लिए मिस्टी द्वीप लौट आए। ड्रीम ट्रांसपोर्टेशन के मालवाहक जहाज और क्रूज जहाज, जो अब आकार में और भी बड़े हो गए थे, चीन और मिस्टी द्वीप के बीच लगातार यात्राएं करते रहे और भारी संख्या में लोगों और सामग्रियों को द्वीप तक पहुंचाते रहे। मिस्टी द्वीप पर एक छोटा सा हवाई अड्डा निर्माणाधीन था। ये छोटा सा हवाई अड्डा मिस्टी द्वीप और बाहरी दुनिया के बीच एक तेज मार्ग बन जाएगा। मिस्टी द्वीप के ऊपर के बादल पूरी तरह से छट जाने के बाद हवाई जहाज आधिकारिक तौर पर द्वीप के हवाई अड्डे पर उड़ान भर सकेंगे और उतर सकेंगे। मिस्टी द्वीप की नई जमीन अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी। जमीन पर मौजूद सभी चट्टानों को समतल करके और सीमेंट कंक्रीट डालकर इसे हवाई जहाजों के उड़ान भरने और उतरने के लिए रनवे बनाया जा सकता था। यही वजह थी कि हवाई अड्डे का निर्माण इतनी तेजी से चल रहा था। हालांकि पहला चरण पूरा होने के बाद हवाई अड्डा छोटा ही था और इसमें केवल कुछ छोटे विमान ही आ सकते थे। लेकिन भविष्य में हवाई अड्डे का विस्तार होना तय था। तब तक यह एक मानक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन चुका होता, जो सभी प्रकार के बड़े विमानों को समायोजित करने में सक्षम होता। इस बीच ड्रीम टेक्नोलॉजी ने घरेलू दूरसंचार उपकरण खरीदने के लिए अच्छी खासी रकम खर्च की और मिस्टी द्वीप पर एक व्यापक दूरसंचार नेटवर्क बनाया। जैसे ही मिस्टी द्वीप आधिकारिक तौर पर दुनिया के लिए खुल जाएगा, दूरसंचार सिग्नल सक्रिय हो जाएंगे। उस समय मिस्टी द्वीप नेटवर्क की दुनिया से जुड़ जाएगा, जिससे उसे बाकी दुनिया से अलग थलग होने की मौजूदा स्थिति से छुटकारा मिल जाएगा। मिस्टी द्वीप के निर्माण में राष्ट्र द्वारा शामिल होने की पहल के बाद विभिन्न निर्माण कार्यों की गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। यू शियाओझो, जो मूल रूप से शंघाई में चीन विशेष कर्तव्य इकाई के सदस्य के रूप में यानफेई के साथ समन्वय करते रहे थे, को मिस्टी द्वीप भेजा गया ताकि वे यानफेई के साथ सीधे संपर्क स्थापित कर सकें और उनके सामने आने वाली किसी भी समस्या का समाधान कर सकें। मिस्टी द्वीप पर निर्माण कार्य पुनः शुरू हो गया था और वेन रॉ भी उसके पास आ गया था। यानफेई बहुत खुश थी जब यू शियाओझो ने उसे अपने कार्यालय में पाया। उसके सामान्यतः शांत चेहरे पर चिंता के भाव दिखाई दे रहे थे। यान फेई ने पूरे जोश के साथ हंसते हुए कहा, ज़ियाओझो, तुम्हें किसने परेशान किया है? मुझे बताओ और मैं उन्हें तुम्हारे लिए सबक सिखाऊंगा। लेकिन यू शियाओझो ने यान फेई की बातों पर ध्यान नहीं दिया और सीधे मुद्दे पर आ गया। श्रीमान यान, क्या आपने ऐसी स्थिति देखी है जहां वसंत महोत्सव के बाद मिस्टी द्वीप पर आने वाले निर्माण श्रमिकों की संख्या में कुछ कमी आई है? यान फेई ने जवाब दिया, मुझे पता है। लू पिंगपिंग ने मुझे इसके बारे में पहले ही बता दिया था। उन्होंने बताया कि दर्जनों निर्माण मजदूर स्वास्थ्य कारणों से मिस्टी द्वीप पर निर्माण कार्य में शामिल नहीं हो सकते, इसलिए वे द्वीप पर वापस नहीं लौटे। इसके अलावा उन्हें पहले जो भी निपटान शुल्क मिला था, वह सब हमें वापस कर दिया गया। क्या उनके साथ कोई समस्या है? यू शियाओझो ने कहा, आपके मिस्टी द्वीप का निर्माण अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे गुप्त रूप से किया जाना चाहिए और इसमें गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं है। भले ही आपके निर्माता वसंत महोत्सव के लिए घर वापस चले गए हों, राज्य ने पहले से ही उनके लिए गोपनीयता प्रशिक्षण आयोजित किया है और उनकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी है। यान फेई को अचानक कुछ याद आया और उसका चेहरा बिगड़ गया। यू शियाओझो ने आगे कहा, हमारे निगरानी कर्मियों ने पाया है कि वसंत महोत्सव के दौरान अस्पष्ट पहचान वाले कुछ व्यक्तियों ने इन बिल्डरों से संपर्क करने का प्रयास किया था। आपके श्रमिकों की बड़ी संख्या, जो देश भर में फैले हुए हैं, के कारण हम उन सभी पर नजर नहीं रख सके। इससे कुछ खामियां पैदा हुई, जिससे ये अज्ञात व्यक्ति आपके बिल्डरों के संपर्क में आ गए। हमारी बात की जांच के आधार पर आपके बिल्डरों से संपर्क करने वाले ये व्यक्ति संभवतः किसी खास देश के खुफिया एजेंट हैं।
यान फेई के हाव भाव बदल गए जब उन्होंने कहा, क्या आप ये कह रहे हैं कि विदेशी खुफिया एजेंट बिना किसी कारण के मेरे बिल्डरों से संपर्क नहीं करेंगे? उन्होंने मिस्टी द्वीप के रहस्यों का पता लगाने के लिए मेरे बिल्डरों से संपर्क किया। हमारे निर्माण कार्य का खुलासा हो गया है। यू शियाओजू ने कहा, यह सही है। हालांकि हमने कुछ सुधारात्मक उपाय किए हैं, फिर भी दर्जनों बिल्डर अभी भी लापता हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। ये वे लोग हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आपका ध्यान आकर्षित न हो, इसके लिए दूसरे पक्ष ने उन्हें इस्तीफा देने में मदद की और आपके द्वारा चुकाई गई पुनर्वास फीस भी वापस कर दी। हमें शक है कि इन लापता लोगों को देश से बाहर ले जाया गया है। उन्होंने बहुत सारी गोपनीय जानकारी लीक कर दी होगी, इसलिए मिस्टी द्वीप के रहस्यों से समझौता हो गया है। यान फेई को मिस्टी द्वीप के समय से पहले ही उजागर होने की संभावना का अंदाजा था, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि ऐसा इन बिल्डरों की वजह से होगा। हालांकि वसंत महोत्सव चीन का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है और यान फेई इन लोगों को त्योहार के लिए घर जाने से नहीं रोक सकता था। नतीजतन तैयार विदेशी खुफिया एजेंटों ने इस भेद्यता को भांप लिया और मिस्टी द्वीप की असली स्थिति जान ली। freewebnovel.com मूल रूप से एक तरीका था जिससे मिस्टी द्वीप के समय से पहले खुलासे को रोका जा सकता था, वही ये कि राज्य के निर्माण दल के कर्मचारी मिस्टी द्वीप के निर्माण में यान फेई की सहायता करें। निर्माण दल के कर्मचारियों की भागीदारी से न केवल निर्माण की गति और गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकती थी, बल्कि यथासंभव गोपनीयता भी बनाए रखी जा सकती थी। शुरुआत में राज्य ने यान फेई को इसकी सिफारिश की थी, लेकिन चूंकि यान फेई को मिस्टी द्वीप तक सामग्री पहुंचाने के लिए सार्वभौमिक अंतरिक्ष का व्यापक रूप से उपयोग करने की आवश्यकता थी और द्वीप पर असामान्य मात्रा में रसद के साथ पकड़े जाने से बचने के लिए उन्होंने राज्य की व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया और अपने स्वयं के निर्माण कर्मियों को नियुक्त करने पर जोर दिया। परिणामस्वरूप ये श्रमिकों का यही समूह था जिसने मिस्टी द्वीप के रहस्यों को समय से पहले ही लीक कर दिया। यान फेई ने एक क्षण सोचा और कहा, स्थिति को देखते हुए क्या आपके पास कोई अच्छा सुझाव है? यू शियाओजू ने कहा, इस समय हमारे पास कोई अच्छा सुझाव नहीं है। आखिरकार स्थिति बेहद जटिल है और हमें नहीं पता कि यह कितनी विकसित हो चुकी है। हमें उम्मीद है कि मिस्टी द्वीप के निर्माण में तेजी लाई जा सकेगी और साथ ही मिस्टी द्वीप को हथियारों से लैस किया जा सकेगा। अगर कोई आकस्मिक स्थिति उत्पन्न होती है तो मिस्टी द्वीप अपनी रक्षा करने में सक्षम होगा। अगर आप मदद का अनुरोध करते हैं तो चीन इस प्रादेशिक जल क्षेत्र में गश्त करने के लिए नौसेना भी भेजेगा और कुछ देशों और गुप्त इरादों वाली ताकतों को रोकेगा। कुछ देर तक अपने मन में फायदे और खतरे तौलने के बाद यान फेई अचानक मुस्कुराया और बोला, चूंकि यह पहले ही उजागर हो चुका है, इसलिए इसे छिपाने की कोई भी कोशिश बेकार होगी। अगर कोई सचमुच मुझे निशाना बनाना चाहता है तो सबको आने दो। कहावत है, जब दुश्मन आगे बढ़ता है तो हम बचाव करते हैं, जब दुश्मन तेजी से बढ़ता है तो हम बांध बनाते हैं। संकरे रास्ते में बहादुर जीतता है। मैं कोई आसान निशाना नहीं हूं और जो लोग फायदा उठाना चाहते हैं उन्हें ये जरूर सोचना चाहिए कि उनके दांत काफी तेज हैं या नहीं। यान फेई हमेशा विकास के लिए और समय चाहता था, इसलिए वह अपने कार्यों में सतर्कता बरतता था। हालांकि जब उसे पता चला कि मिस्टी द्वीप पर हमला हो चुका है और उसे जल्द ही खतरों का सामना करना पड़ेगा, तो उसकी मानसिकता बदल गई। उसने अपनी पिछली अनन्यता को त्याग दिया और एक लड़ाकू भावना से भर गया। अपने उन्नत ड्रोन अवतार के साथ यान फेई के पास जबरदस्त युद्ध शक्ति थी। इन समुद्रों पर वह किसी भी देश की नौसेना और वायुसेना से, यहां तक कि आमने सामने की टक्कर में भी नहीं डरता था। और एक बार जब यान फेई ड्रोनों की बेहतर गुप्त क्षमता और विशाल पेलोड क्षमता का लाभ उठाकर गुरिल्ला युद्ध शुरू कर देता है, तो निस्संदेह वह किसी भी शक्ति या देश को जो उसे उकसाएगा असहनीय कीमत चुकाने पर मजबूर कर देगा। अगर मिस्टी द्वीप की उपलब्धियां नष्ट हो जाती हैं तो जिम्मेदार देश या सेना आसानी से नहीं बच पाएगी, उन्हें यान फेई के क्रोध का कड़वा फल भुगतना पड़ेगा। यान फेई भविष्य में क्या होगा इसका अंदाजा नहीं लगा सकता था, लेकिन भविष्य की स्थिरता के लिए वह अपनी वर्तमान आज़ादी को हरगिज नहीं छोड़ेगा। यही वजह थी कि उसने चीन से मदद नहीं मांगी थी। आखिरकार वह उन कहानियों से वाकिफ था कि देवताओं को एक बार बुला लेने के बाद उन्हें वापस भेजना कितना मुश्किल होता है। इसलिए वह एक बड़ा कदम उठाने और मिस्टी द्वीप की ताकत का पूरा प्रदर्शन करने के लिए तैयार था। या तो मिस्टी द्वीप में स्थायी शांति स्थापित करे या सब कुछ गंवाकर नई शुरुआत करे। शियाओजू को यान फेई की स्थिति का अंदाजा था। वह जानती थी कि मिस्टी द्वीप खतरनाक है और उसकी मूल योजना यान फेई को इस मुश्किल दौर से पहले चीनी गुट की मदद लेने के लिए राजी करना था। अप्रत्याशित रूप से यान फेई की सोच उसकी कल्पना से अलग थी।
अचानक ऊर्जा से भरकर वह मिस्टी द्वीप पर नजर गड़ाए देशों और ताकतों को चुनौती देना चाहता था। यू शियाओझोवो एक पल के लिए अचंभित रह गई, इसलिए वह यान फेई के शब्दों से कुछ हद तक हैरान थी, लेकिन उसने जल्दी ही समझ लिया और पूछा, श्रीमान यान, क्या आप इस संकट से निपटने के लिए डार्क वेब पर एक बाउंटी टास्क प्रकाशित करने की योजना बना रहे हैं? इससे पहले जब भी यान फेई को कोई बड़ी समस्या आती थी तो वह फेई पिंक का रूप धारण कर लेता था और डार्क वेब पर इनामी कार्यों को प्रकाशित करता था। ये सभी कार्य आसान नहीं थे और उन इनामी शिकारियों में उन्हें पूरा करने की शक्ति ही नहीं थी। अंततः ये सभी कार्य विध्वंसक द्वारा संभाले जाते थे, जो यान फेई के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए आश्चर्यजनक रूप से अप्रत्याशित क्षमताओं का प्रदर्शन करता था। डिस्ट्रॉयर एक नया व्यक्ति था जो कुछ समय पहले ही डार्क वेब पर आया था। उसने ज्यादा काम नहीं लिए थे, लेकिन हर एक काम जबरदस्त था। इनमें से ज्यादातर काम फेई पिंक द्वारा प्रकाशित किए गए थे, और चूंकि सभी जानते थे कि फेई पिंक असल में यान फेई का ऑनलाइन दूसरा रूप था, इसलिए चीन समेत कई ताकतें यान फेई और डिस्ट्रॉयर के बीच असली रिश्ते के बारे में अटकलें लगाने लगीं। चीन की जांच में यान फेई का गुमनामी से अचानक प्रसिद्धि तक का उदय बहुत ही प्रसिद्ध था। सबसे पहले यान फेई की ताकत में वृद्धि बहुत ही अनोखी थी। उसने केवल आधे साल में वह हासिल कर लिया जो दूसरे जीवन भर में भी नहीं कर पाते, यानी जन्मजात शिखर पर मौजूद महारथियों को तुरंत मार गिराने में सक्षम। जन्मजात क्षमता और प्रसिद्ध गुरुओं के साथ भी इस स्तर तक पहुंचने में 1 दशक से भी ज्यादा समय लग सकता था। फिर भी वयस्क होने के बाद यान फेई ने मार्शल आर्ट का अभ्यास शुरू किया और 6 महीनों में ही वह एक अद्भुत स्तर पर पहुंच गया, जिसने सभी की कल्पनाओं को भी पार कर दिया। यान फेई को कुंग फू सिखाने वाला व्यक्ति वांग योन भी उतना ही रहस्यमय था। चीन ने कितनी भी जांच की, उन्हें वांग योन के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। कोई भी उसकी असली ताकत, उसकी असली पहचान या यहाँ तक कि वांग योन उसका असली नाम भी नहीं जानता था। फिर भी इस व्यक्ति ने बहुत ही कम समय में यान फेई को तेजी से प्रगति करने के लिए प्रशिक्षित किया, जिससे वह एक सुपर विशेषज्ञ बन गया। वांग योन से मार्शल आर्ट सीखने वाले अन्य छात्रों को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। वे ये भी स्पष्ट नहीं थे कि वांग योंग ने यान फेई को दिन के उजाले में कौन सा कुंग फू सिखाया था। पूरी प्रशिक्षण प्रक्रिया उन्हें एक सपने जैसी लगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, वे लगभग पूरी तरह से भूल गए कि वांग योंग कैसा दिखता था। उसने जो सिखाया था उसकी विषय वस्तु की तो बात ही छोड़ दें। कुछ ही समय बाद यान फेई ने अचानक लू पिंगपिन के साथ मिलकर ड्रीम टेक्नोलॉजी की स्थापना की और कई अद्भुत उत्पाद लॉन्च किए। लू पिंगपिन की पृष्ठभूमि साधारण थी और चाइना ने इसकी गहन जांच पड़ताल की थी, ये जानते हुए कि वह इन अद्भुत उत्पादों का विकास नहीं कर सकती थी। हालांकि यान फेई बुद्धिमान थे, फिर भी उनकी प्रतिभा साधारण थी और वर्षों के शोध के बिना वे स्वतंत्र रूप से इतने उन्नत उत्पाद विकसित नहीं कर सकते थे। कुल मिलाकर एक ही संभावना थी कि यान फेई के पीछे कोई रहस्यमय संगठन खड़ा हो। यान फेई की ताकत में इतनी तेजी से बढ़ोतरी इसलिए हुई क्योंकि उस संगठन ने उसे बढ़ाने के लिए एक समझ से परे तरीका अपनाया था। यहां तक कि यान फेई को कुंग फू सिखाने वाला व्यक्ति वांग योन भी उसी संगठन से हो सकता है। स्वप्न तकनीक के चमत्कारी उत्पादों की उत्पादन तकनीकें भी उसी रहस्यमय संगठन से प्राप्त हुई थीं। सख्ती से कहें तो यान फेई को इस रहस्यमय संगठन का प्रवक्ता माना जाना चाहिए और वह इसकी ओर से काम कर रहा था। हालांकि यान फेई के सामान्य व्यवहार और तौर तरीकों को देखते हुए ये स्पष्ट था कि वह चीन के प्रति बहुत दोस्ताना था, जिससे ये संकेत मिलता था कि उसके पीछे का रहस्यमय संगठन भी चीन के प्रति मिलनसार था। अपने प्रवक्ता की सुरक्षा के लिए संगठन ने संभवतः एक रक्षक को छुप कर रखा था, जो जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप करने और यान फेई के लिए किसी भी खतरे को दूर करने के लिए तैयार था। ये छिपा हुआ रक्षक संभवतः वह विध्वंसक था जिसने डार्क वेब पर अपना नाम बना लिया था। अचानक मिस्टी द्वीप पर नई भूमि का एक बड़ा क्षेत्र उभर आया और सभी संकेत इस ओर इशारा कर रहे थे कि यह चट्टानों का प्राकृतिक उभार नहीं था, बल्कि यान फेई के पीछे छिपे रहस्यमय संगठन का काम था। इसलिए मिस्टी द्वीप की रणनीतिक स्थिति को समझते हुए भी चीन ने उस पर बलपूर्वक कब्जा नहीं किया, बल्कि सहयोग करने और मिस्टी द्वीप के बंदरगाह का उपयोग करने का विकल्प चुना। हालांकि चीन भी इस रहस्यमय संगठन की बारीकियों को समझना चाहता था। उसने मिस्टी द्वीप पर आए संकट का फायदा उठाते हुए उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिस्टी द्वीप के समुद्री क्षेत्र में अपने नौसैनिक युद्धपोत भेजे। एक और ये यान फेई के पीछे छिपे रहस्यमय संगठन के प्रति एक सकारात्मक संकेत हो सकता था, जिससे भविष्य में एक संभावित गठबंधन को बल मिल सकता था, और दूसरी ओर ये संगठन की सैन्य शक्ति का आकलन करने का एक अवसर भी था।
लेकिन किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इतने दबाव के सामने यान फेई चीन द्वारा दी जाने वाली सैन्य सहायता को साहपूर्वक अस्वीकार कर देगा। तभी यू शियाओझोउ को विध्वंसक के अस्तित्व का ख्याल आया। उसे लगा कि यानफी ने चीनी सेना की मदद लेने से इनकार इसलिए किया होगा क्योंकि वह अपने पीछे के रक्षक विध्वंसक से मदद लेना चाहता था। हालांकि विध्वंसक दुर्जय था, वह अकेला था और उसके कोई सहयोगी नहीं थे। क्या विध्वंसक में सचमुच किसी महाशक्ति की सैन्य शक्ति का मुकाबला करने की क्षमता हो सकती है? इसीलिए उसने जांच करने के लिए आवाज उठाई। यान फेई को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसे गलतफहमी में डाल दिया गया है। उसे किसी रहस्यमयी संगठन का समर्थन प्राप्त समझ लिया गया है। हालांकि उसका लक्ष्य सबकी नजरों में विध्वंसक के साथ जुड़ना था, इसलिए वह हर हमले से पहले हमेशा एक इनामी कार्य जारी करता था जिसे सिर्फ विध्वंसक ही पूरा कर सकता था। फिर भी यू शियाओझोउ के सवालों का सामना करने पर यानफी ने विध्वंसक से किसी भी तरह का संबंध स्वीकार नहीं किया। उसने सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता कि डार्क वेब क्या है और न ही मैं किसी से मदद मांगूंगा। मैं एक सिद्धांत में विश्वास करता हूं और वही ये कि मिस्टी द्वीप पूरी तरह से मेरा है और जो भी देश या ताकतें इसे लेने की कोशिश करेगी वे अन्याय हैं। इसलिए अंत में न्याय की बुराई पर जीत होगी और बुराई का नाश होना तय है। यान फेई के ऐसे भोलेपन भरे आदर्शवादी शब्द सुनकर हालांकि यू शियाओझोउ जानती थी कि यान फेई विध्वंसक के साथ अपने रिश्ते को जरूर छुपा रही है, वह हक्की बक्की रह गई। उसके जवाब देने से पहले ही यान फेई ने कहा, शियाओझोउ, मुझे इसके बारे में बताने के लिए शुक्रिया। अब मैं स्थिति से वाकिफ हूं और मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि कोई मेरा फायदा न उठा सके। ये देखते हुए कि यान फेई ने अपना मन बना लिया था और उसे बर्खास्त करने के लिए तैयार था, यू शियाओझोउ के पास संकट को हल करने के लिए अन्य तरीकों के बारे में सोचने और छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि यान फेई ने यू शियाओझोउ से न्याय के जरिए बुराई को हराने की बात निर्णायक रूप से कही थी, लेकिन वास्तव में मिस्टी द्वीप में बुराई का प्रतिकार करने की ज्यादा शक्ति नहीं थी। हालांकि तकनीकी एक्सट्रपलेशन सिस्टम द्वारा 1970 के दशक की सभी वैज्ञानिक तकनीकों और निर्माण प्रक्रियाओं का आकलन करने के बाद मिनी प्रोडक्शन वर्कशॉप ने 1970 के दशक से पहले के हथियार बनाने की क्षमता हासिल कर ली, बेशक परमाणु हथियार इसमें शामिल नहीं थे। इस विकास के साथ यान फेई की हथियार समस्या हल हो गई, हालांकि वे सभी 50 साल पहले के पुराने मॉडल थे। ये हथियार अभी भी शक्तिशाली थे और अगर सही तरीके से इस्तेमाल किए जाएं तो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते थे। लेकिन हथियार समस्या के समाधान के बाद यान फेई को एक नई, बेहद मुश्किल समस्या का सामना करना पड़ा। उसके पास इन हथियारों को चलाने के लिए पर्याप्त लोग नहीं थे। जैसे जैसे मिस्टी द्वीप पर बड़े पैमाने पर विकास और निर्माण कार्य आगे बढ़ा, ड्रीम टेक्नोलॉजी का सुरक्षा ध्यान पहले ही द्वीप पर केंद्रित हो गया, जिससे सुरक्षा कर्मियों की संख्या 5000 के विशाल पैमाने तक बढ़ गई। लेकिन इन सुरक्षा गार्डों को केवल बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण ही मिला था और उन्हें वास्तविक युद्ध का कोई अनुभव नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप उनकी युद्ध शक्ति बहुत कम थी। हालांकि सुरक्षा कर्मियों में कुछ सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी भी थे, लेकिन उनकी संख्या कुल संख्या के 10वें हिस्से से भी कम थी, यानी 500 से ज्यादा नहीं। इसलिए अगर वे मिस्टी द्वीप और यानफी के लिए लड़ने को तैयार भी होते, तो भी वे असली लड़ाकू शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पाते। स्थिति का आकलन करने के बाद यान फेई को यह एहसास हुआ कि उसका बदला लेने का एकमात्र साधन उसका ड्रोन अवतार था। जब तक वह ड्रोन अवतार की दुर्जय युद्ध शक्ति का सदुपयोग करता रहेगा, तब तक किसी भी देश का युद्धपोत मिस्टी द्वीप के पास नहीं पहुंच सकता। जब तक कोई बड़े पैमाने पर परमाणु युद्ध न हो, ड्रोन वर्तमान तकनीकी परिस्थितियों में अजेय था। इसलिए मिस्टी द्वीप की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला एकमात्र व्यक्ति यान फेई ही था। यू शियाओझोउ की चेतावनी के बाद यान फेई ने अपनी जांच शुरू की और पाया कि उसके निर्माण कर्मचारियों को वसंत महोत्सव के दौरान बड़ी संख्या में अज्ञात व्यक्तियों से सवाल पूछने का सामना करना पड़ा। हालांकि कुछ कर्मचारियों में विवेक की कमी थी और उन्होंने अनजाने में कुछ खुफिया जानकारी लीक कर दी, लेकिन अधिकांश कर्मचारी अपने गोपनीयता समझौतों के प्रति ईमानदार रहे। फिर भी इससे ये संकेत मिलता है कि मिस्टी द्वीप के बारे में जानकारी निश्चित रूप से लीक हुई। अगले कुछ दिनों में यान फेई ने अपने सहायक मस्तिष्क के जरिए इंटरनेट की दुनिया पर लगातार नजर रखी और अपने खिलाफ किसी साजिश के सुराग ढूंढता रहा। हैरानी की बात यह थी कि नेटवर्क पर मिस्टी द्वीप को निशाना बनाकर की गई किसी भी गतिविधि का कोई संकेत नहीं था, मानो द्वीप के बारे में कोई खबर लीक ही न हुई हो। हालांकि युद्ध में अनुभवी यान फेई समझ गया था कि अस्थायी खामोशी का मतलब यह नहीं था कि कुछ नहीं हो रहा था, बल्कि यह दर्शाता था कि योजनाएं बन रही थीं।
उसके दुश्मनों को मिस्टी द्वीप की वास्तविक स्थिति का पता होगा और वे उसके विरुद्ध उपाय सोच रहे होंगे। उनकी निष्क्रियता का मतलब था कि वे अपनी सैन्य रणनीति बना रहे थे। एक बार जब उन्होंने हमला करने का फैसला कर लिया तो यह एक जबरदस्त हमला होगा। freewebnovel.com। अगले हफ्ते मिस्टी द्वीप समुद्री क्षेत्र के 1000 किलोमीटर के दायरे में कई इलेक्ट्रॉनिक टोही जहाज दिखाई देने लगे, जो अलग अलग दिशाओं से द्वीप की ओर बढ़ रहे थे। इन जहाजों का पता चलते ही ड्रोन तुरंत लहरों के नीचे से इलेक्ट्रॉनिक जहाजों के पास पहुंचने के लिए निकल पड़े। बाधाएं खड़ी करके उन्होंने इन जहाजों पर लगे टोही उपकरणों को बेकार कर दिया और फिर उन्हें मिस्टी द्वीप के जलक्षेत्र के पास पहुंचने से रोकने के लिए उन्हें खदेड़ दिया। आकाश में कई हवाई जहाज भी मिस्टी द्वीप के 500 किलोमीटर के दायरे में उड़ान भरने की कोशिश करने लगे। हालांकि जब भी ड्रोन को किसी विमान के पास आने का पता चलता तो वे तुरंत हमला कर देते और क्वांटम रडार जैमिंग तकनीक का इस्तेमाल करके विमानों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को निष्क्रिय कर देते। नतीजतन इन हवाई जहाजों के पास बेमन से बेस पर लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। जब विमानों की पहली लहर मिस्टी द्वीप तक पहुंचने में विफल रही तो विरोधी पक्ष ने अपना तरीका बदल दिया और ड्रोन भेजना शुरू कर दिया। ड्रोन के पायलट रहित होने के फायदे का फायदा उठाकर वे मिस्टी द्वीप के करीब पहुंच गए, वास्तविक स्थिति को कैद कर लिया और फुटेज वापस ले आए। इंटरसेप्ट करते समय अगर ड्रोन को दुश्मन का ड्रोन दिखाई देता तो वे दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जाम कर देते, जिससे वे प्रभावी रूप से बहरे और अंधे हो जाते। और जब ये पता चला कि ये ड्रोन कार्यक्रम मिस्टी द्वीप की ओर बिना किसी परवाह के आगे बढ़ रहे हैं, तो ड्रोन हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दागकर उन्हें नष्ट कर देंगे, जिससे दुश्मन जरा भी सुराग नहीं ले पाएंगे। जिन देशों ने अपने ड्रोन खो दिए उनके बारे में किसी ने भी समाचारों में कोई जिक्र नहीं किया, मानो ये ड्रोन बेमाने हों। इस तरह ड्रोनों द्वारा लगातार की जा रही उड़ानों के कारण मिस्टी द्वीप की ओर जाने का प्रयास करने वाली सभी नौकाओं और हवाई जहाजों को यान फेई द्वारा सुरक्षा क्षेत्र से बाहर रखा गया, जिससे दूसरा पक्ष मिस्टी द्वीप की स्थिति के बारे में पूरी तरह से अंधेरे में रहा। यद्यपि यान फेई ने मिस्टी द्वीप का पता लगाने की विरोधी की क्षमता को काट दिया था, लेकिन वह बहुत खुश नहीं था, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता गया मिस्टी द्वीप पर न्यूलैंड के ऊपर सफेद धुंध लगातार पतली होती गई और किसी भी समय पूरी तरह से फैल सकती थी। एक बार यह सफेद धुंध पूरी तरह से गायब हो जाए तो दुश्मन को मिस्टी द्वीप की टोह लेने के लिए नावें और हवाई जहाज भेजने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वे अंतरिक्ष में उपग्रहों के जरिए मिस्टी द्वीप की स्थिति को साफ साफ देख पाएंगे। वे अब तक मिस्टी द्वीप पर सैन्य बल से हमला करने से इसलिए बचते रहे थे क्योंकि उन्हें अभी तक मिस्टी द्वीप की पूरी तस्वीर समझ में नहीं आई थी। जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि मिस्टी द्वीप पर कोई सैन्य बल नहीं है, वे तुरंत हमला कर देंगे और मिस्टी द्वीप पर अपना कब्जा कर लेंगे। मिस्टी द्वीप की सुरक्षा को लेकर चिंतित यान फेई की रात में नींद अनियमित हो गई थी। वेन रॉ की नींद में खलल न पड़े, इसके लिए यान फेई पिछले कुछ दिनों से अध्ययन कक्ष में ही सो रहा था। उस दिन सुबह 3 बजे तक यान फेई अभी तक सो नहीं पाया था। उसका ध्यान तकनीकी एक्सट्रपलेशन सिस्टम द्वारा की गई गणनाओं पर था। तभी सहायक मस्तिष्क ने अचानक उसे एक संदेश भेजा। ये संदेश उस गुप्त मेलबॉक्स से आया एक ईमेल था जिसे यान फेई ने पहले से ही संदेश प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से स्थापित किया था। मिस्टी द्वीप पर संचार संबंधी कठिनाइयों के कारण यान फेई महत्वपूर्ण मामलों से चूकने से डरता था, इसलिए उसने सहायक मस्तिष्क के लिए एक प्रोग्राम बनाया था जिसके अनुसार गुप्त मेलबॉक्स में आने वाले किसी भी नए ईमेल की सूचना तुरंत यान फेई को दी जानी थी। यान फेई के गुप्त मेलबॉक्स के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते थे, लेकिन यान फेई के लिए ये सभी बहुत महत्वपूर्ण थे। उसने ईमेल खोला और उसे बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि उसने पाया कि वही ईमेल यान क्यूई ने भेजा था। यान फेई और लू पिंगपिंग के साथ अच्छे दोस्त थे और उनमें असाधारण बुद्धिमत्ता का एक अथाह स्तर था। वह प्रतिभाशाली लोगों में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। यान फेई ने पहले भी कई बार यान क्यू को अपनी ड्रीम टेक्नोलॉजी में मुख्य वैज्ञानिक के रूप में आमंत्रित करने की कोशिश की थी, लेकिन यान क्यू की प्रेमिका और परिवार के विरोध के कारण उन्हें ये प्रयास छोड़ना पड़ा। इसके बाद यान फी यान क्वी के संपर्क में रहा और उसकी हाल की कुछ परिस्थितियों के बारे में जाना। यान क्वी उस छोटे से शोध संस्थान में बहुत निराश था, जहां संस्थान के कर्मचारियों ने उसकी सारी उपलब्धियों को अपनी बताकर उसका वैज्ञानिक शोषण किया था। ये देखते हुए कि यान क्वी संस्थान के उपनिदेशक की भतीजी से शादी करने वाला था, यान क्वी और उसके माता पिता ज्यादा कुछ कहने से बचते रहे। चूंकि यान क्यू स्कॉलर सिंड्रोम से पीड़ित था और अकेले दूसरों से बातचीत करने में पूरी तरह असमर्थ था, इसलिए उसके पास यान फेई का फोन नंबर और गुप्त ईमेल पता होने के बावजूद वह यान फेई से संपर्क नहीं कर पा रहा था।
यान फेई ने कई बार यान क्यूई से बातचीत की थी और हमेशा खुद ही संपर्क की पहल की थी। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि यान क्यूई उसे ईमेल भेजने की पहल करेगा, और यान क्यूई के स्वभाव से हटकर व्यवहार से पता चलता था कि उसे कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। यही वजह थी कि यान फेई प्रेषक का नाम देखकर ही चौंक गया। यान फेई ने ईमेल खोला और देखा कि उसमें बहुत ही सरल शब्दों में लिखा था, मैं यान क्यूई हूँ, मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के रॉकी पर्वतों में फंस गई हूँ, मुझे बचाव की सख्त जरूरत है, जल्दी करो और बचाओ। मेरे स्थान के निर्देशांक तारांकन 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 है। पुस्तक मित्र का धन्यवाद, 5,05,88 पुस्तक सिक्के का आह्वान, फुर्सती जीवन का पुरस्कार है। आप सभी की सदस्यता के लिए धन्यवाद और आपके मासिक टिकट और अनुशंसा टिकट समर्थन के लिए भी धन्यवाद। यान क्यू के ईमेल की सामग्री देखकर यान फेई सचमुच हैरान रह गया। मिस्टी द्वीप पर पहुंचने के बाद से उसने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया था, न केवल इसलिए कि उस क्षेत्र में अभी तक दूरसंचार सिग्नल सक्रिय नहीं हुए थे, जिससे फोन बेकार हो गया था, बल्कि गोपनीयता बनाए रखने के लिए भी, ताकि कोई भी उसके डिवाइस के जरिए उसका पता न लगा सके। यान फेई बाहरी दुनिया से संपर्क के लिए मुख्य रूप से शंघाई के लुपिंगपिंग, मिस्टी द्वीप के चीनी प्रतिनिधि यू शियाओजो और गुप्त मेलबॉक्स पर निर्भर था। अब जबकि यान फेई को अचानक यान क्यू से मदद के लिए एक ईमेल के रूप में एक आपातकालीन कॉल आया था, तो इससे जाहिर होता है कि यान क्यू ने पहले यान फेई को फोन करने की कोशिश की होगी। आखिरकार ऐसे जरूरी मामलों में फोन कॉल ज्यादा सुविधाजनक होता है। यान क्यू ने यान फेई का फोन बंद देखकर ही उसके गुप्त मेलबॉक्स पर ईमेल किया होगा। हालांकि इसका एक नुकसान भी था, अगर यान फेई ने मदद के लिए इस कॉल पर ध्यान नहीं दिया होता तो सब कुछ खत्म हो जाता। सौभाग्य से यान फेई ने अपने सहायक मस्तिष्क में एक छोटा सा प्रोग्राम स्थापित कर रखा था जो उसे कोई भी ईमेल मिलते ही तुरंत सचेत कर देता था, जिससे वह मदद के लिए बुलाए गए इस आह्वान को चूकने से बच गया। यान फेई ने यह उम्मीद नहीं की थी कि यान क्यू द्वारा भेजा गया पहला ईमेल मदद की गुहार होगा। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए यान फेई ने तुरंत सहायक मस्तिष्क में मौजूद तकनीकी एक्सट्रपलेशन सिस्टम को बंद करवा दिया और मिस्टी द्वीप के पास गहरे समुद्र में 1 किलोमीटर नीचे से ड्रोन को सतह पर आने और अपने स्थान की ओर जाने का आदेश दिया। फिर उसने एक सैटेलाइट फोन निकाला और यान क्यू का मोबाइल नंबर डायल किया, लेकिन वह बंद मिला। यान फेई ने यान क्वी के माता पिता को फोन करने का फैसला किया। फोन काफी देर तक बजता रहा, उसके बाद यान क्वी के पिता ने फोन उठाया। मिस्टी द्वीप पर सुबह के 3 बजे थे, यानी चीन में पिछली रात आधी रात थी, इसलिए यान क्वी के माता पिता शायद सो रहे थे। यान क्वी का सबसे अच्छा दोस्त होने के नाते यान फेई यान क्वी के माता पिता से पहले से ही अच्छी तरह परिचित था। इसलिए उसने यान क्वी की स्थिति के बारे में पूछताछ शुरू की और यान क्वी के पिता से पता चला कि उन्हें यान क्वी के अमेरिका में आने वाले खतरे की जानकारी नहीं थी। बातचीत से यान फेई को यह भी पता चला कि कुछ दिन पहले यान क्वी और उनके शोध संस्थान के कई शोधकर्ता एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए बीजिंग से लॉस एंजल्स, अमेरिका के लिए रवाना हुए थे, और यान क्वी की जल्द ही शादी करने वाली प्रेमिका भी उनके साथ थी। यान फेई को तुरंत समझ आ गया कि शोध संस्थान के लोगों ने यान क्वी की उपलब्धियों को अपना बताया था। अब वे अमेरिकी समकक्षों के साथ अकादमिक आदान प्रदान में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। वे शोधकर्ता निस्संदेह यान क्वी के दृष्टिकोण को समझ नहीं पाए थे, इसीलिए उन्होंने सम्मेलन के दौरान शर्मिंदगी से बचने के लिए उन्हें अपने पास रखा और परामर्श के लिए तत्पर रहे। अन्यथा यान क्वी को ऐसी यात्रा का अवसर ही नहीं मिलता। आखिरकार उन्हें अपनी देखभाल के लिए किसी की जरूरत थी, जिससे वे अपने साथ आने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए बोझ बन जाते। उनकी प्रेमिका को भी साथ ले जाने का मतलब शायद यही था कि उनसे यान क्वी की देखभाल करने की उम्मीद की जा रही थी। यान फेई की अप्रत्यक्ष पूछताछ से उसे पता चला कि यान क्यू के पिता वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका की खतरनाक स्थिति के बारे में नहीं जानते थे। बुजुर्ग दंपत्ति को परेशान न करना चाहते हुए यान फेई ने बहाना बनाकर जल्दी से कॉल काट दी। फिर उसने ऑक्सिलरी ब्रेन का इस्तेमाल करके इंटरनेट पर खोज की और आखिरकार रिसर्च इंस्टीट्यूट की टीम लीडर का फोन नंबर ढूंढ लिया, लेकिन कॉल का जवाब नहीं मिला। यान फेई ने वैज्ञानिक सम्मेलन समूह के अन्य शोधकर्ताओं से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनके सभी फोन भी उपलब्ध नहीं थे, यहां तक कि यान क्यू की प्रेमिका का फोन भी कनेक्ट नहीं हो रहा था। संयुक्त राज्य अमेरिका में यान क्यू के साथ क्या हुआ था, ये पता न लगा पाने के कारण यान फी बेहद चिंतित था। यान क्यू उसका अच्छा दोस्त था और वह उसे बचाने के लिए दृढ़ था।
इसके अलावा एक और कारण था जिसने यान क्यू को बचाना यानफी के लिए जरूरी बना दिया। यान क्यू मुख्य वैज्ञानिक था जिसे यानफी ने ड्रीम टेक्नोलॉजी के लिए नियुक्त किया था। ड्रोन के हालिया अपग्रेड में एक माइंड कंट्रोल डिवाइस शामिल था जो सीधे ऑक्सिलरी ब्रेन से जुड़ सकता था, जिससे उपयोगकर्ता और ऑक्सिलरी ब्रेन के बीच तेजी से डेटा ट्रांसफर हो सकता था, जिससे उपयोगकर्ता ऑक्सिलरी ब्रेन के जरिए टेक्नोलॉजी डिडक्शन सिस्टम के संचालन को नियंत्रित कर सकता था। यह मन नियंत्रण उपकरण उसके पास काफी समय से था, लेकिन यानफी ने अभी तक किसी को इसका इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी थी। वह इसे यान क्यू के लिए आरक्षित रखना चाहता था। यानफी की योजना मिस्टी आइलैंड के निर्माण के पूरा होने के बाद यान क्यू को ड्रीम टेक्नोलॉजी में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने की थी, ताकि ड्रीम टेक्नोलॉजी के तीव्र विकास को बढ़ावा मिल सके। लेकिन मिस्टी आइलैंड के विकास को अंतिम रूप दिए जाने से पहले ही संयुक्त राज्य अमेरिका में यान क्यू पर मुसीबत आ पड़। जब यान फेई यान क्वी की सुरक्षा को लेकर चिंतित था, तभी अचानक ऑक्सिलरी ब्रेन को अमेरिकी नेटवर्क पर प्रसारित एक CNN न्यूज वीडियो मिल गया। वीडियो में यान क्वी के बारे में ताज़ा खबरें थीं। मिस्टी द्वीप पर सुबह के 3 बजे थे, जो चीन में पिछले दिन आधी रात थी, और अमेरिका के रॉकी पर्वतों में, जहां यान क्वी स्थित थी, पिछली सुबह के 8 बजे थे। CNN की यह खबर सुबह के एपिसोड में प्रसारित हुई थी। वीडियो में दाईं ओर काले फ्रेम वाला चश्मा पहने यान क्यू की एक तस्वीर प्रमुखता से दिखाई गई थी। ये तस्वीर स्पष्ट रूप से यान क्यू के पासपोर्ट से ली गई थी। तस्वीर में यान क्यू काफी गंभीर दिख रहे थे, फिर भी तस्वीर के नीचे उन्हें एक वांछित अपराधी के रूप में चिन्हित किया गया था। समाचार एंकर यान क्यू द्वारा कथित तौर पर किए गए अपराधों का वर्णन कर रहा था। उसके अनुसार चीन से केबी का सदस्य यान क्यू एक विजिटिंग स्कॉलर के वेश में लॉस एंजल्स आया था, लेकिन एक वैज्ञानिक आदान प्रदान के दौरान उसने एक बम बना लिया, जिसका उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका में केबी हमला करना था। सौभाग्य से लॉस एंजल्स पुलिस ने यान क्यू की संदिग्ध गतिविधियों को भांप लिया और उसे आबादी वाले इलाके में बम विस्फोट करने से रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई की। हालांकि घिर जाने पर यान क्यू ने उस होटल में बम विस्फोट कर दिया जहां वह ठहरा हुआ था, जिसमें 3 पर्यटकों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। फिर उसने अफरा तफरी का फायदा उठाकर अपने साथ यात्रा कर रही एक युवती को बंधक बनाकर भाग निकला। खबर में ये भी बताया गया था कि यान क्यू केबी का एक वरिष्ठ सदस्य था और अमेरिका के प्रति बेहद शत्रुतापूर्ण था। वह शांत और कम बोलने वाला दिखता था, लेकिन अंदर से वह बहुत विक्षिप्त और असामान्य था। अपने साथ खतरनाक हथियार लेकर चलने से वह एक गंभीर खतरा बन गया था। उससे मुठभेड़ के दौरान सभी को सावधान रहना चाहिए, चोट न लगे, और तुरंत पुलिस को सूचना देनी चाहिए। इस समाचार खंड में घटना से जुड़े लोगों के साक्षात्कार भी दिखाए गए। इनमें उस होटल के घायल कर्मचारी भी शामिल थे जहां ये घटना घटी थी, जो पीड़ित की दुर्दशा बताते हुए बेहद घबराए हुए लग रहे थे और यान क्यू को केबी सदस्य होने के लिए कोस रहे थे। उनमें यान क्यू के शोध संस्थान का टीम लीडर भी शामिल था, जो पूरी तरह से स्तब्ध था। उसने बार बार दावा किया कि उसे नहीं पता था कि यान क्यू एक गुप्त केबी सदस्य है और जोर देकर कहा कि उसका यान क्यू से कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है। यान क्यू उनके संस्थान में शोधकर्ता नहीं, बल्कि एक्सचेंज ग्रुप का एक लॉजिस्टिक स्टाफ सदस्य था। उन्होंने यान क्यू को बर्खास्त करने का फैसला किया था, इस उम्मीद में कि अमेरिकी शोध संस्थान के साथ उनके संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और वे साइट पर अकादमिक आदान प्रदान जारी रख सकेंगे। अंत में टीम लीडर यान क्यू पर बरस पड़ा और बोला कि उसने उस पर बहुत भरोसा किया था और अपनी भतीजी को यान क्यू से प्रेमिका के रूप में मिलवाया भी था। दोनों की शादी होने वाली थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यान क्यू अपनी पहचान इतनी गहराई से छिपाएगा, न सिर्फ केबी का सदस्य होने के नाते, बल्कि भागते समय उसकी भतीजी को बंधक भी बना लेगा। अंतिम भाग स्थानीय पुलिस अधिकारियों का एक बयान था, जिसमें पहले यान क्यू से आत्मसमर्पण करने और बंधकों को स्वेच्छा से रिहा करने का आग्रह किया गया था। फिर उन्होंने जनता से घटनास्थल से दूर रहने का आह्वान किया, क्योंकि यान क्यू के पास बेहद खतरनाक हथियार थे, ताकि निर्दयी यान क्यू से कोई नुकसान न हो। अंत में उन्होंने जनता को आश्वासन दिया कि वे यान क्यू को पकड़ लेंगे, केबी सदस्य को न्याय के कटघरे में लाएंगे और उसे कानूनी सजा दिलाएंगे। CNN पर यह समाचार रिपोर्ट देखने के बाद यान फेई को यान क्यू की सुरक्षा की चिंता होने लगी। जब उसने पहली बार ईमेल में यान क्यू की मदद की गुहार देखी, तो उसे चिंता हुई कि कहीं यह उसके दुश्मनों द्वारा उसके लिए बिछाया गया कोई जाल तो नहीं है। आखिरकार ड्रीम टेक्नोलॉजी के एक प्रमुख व्यक्ति और रहस्यों से घिरे होने के कारण यान फेई को हाल ही में लोगों ने कम ही देखा था, इसलिए यह असंभव नहीं था कि उसके दुश्मन उसे बहकाने की साजिश रचेंगे। लेकिन जब यान फेई ने समाचारों में टीम लीडर को यान क्वी की निंदा करते और सार्वजनिक रूप से उसकी बर्खास्तगी की घोषणा करते देखा,
तो उसे लगा कि यान क्वी की मदद की गुहार शायद उसके लिए कोई जाल नहीं है, बल्कि यान क्वी सचमुच मुसीबत में है। वह जानता था कि टीम लीडर यान क्वी के शोध संस्थान का उपनिदेशक और यान क्वी की प्रेमिका का चाचा है। उपनिदेशक चीन से थे और चीनी पक्ष उस समय यान फेई के साथ सहयोग कर रहा था, इसलिए वह निश्चित रूप से यान फेई के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। कम से कम उपनिदेशक ने जो कहा वह निश्चित रूप से चीन द्वारा उकसाया हुआ नहीं था। इस दृष्टिकोण से यान क्यू द्वारा यान फेई को भेजी गई मदद की गुहार वास्तविक होनी चाहिए। इस विश्लेषण से यान फेई को एहसास हुआ कि यान क्यू बेहद गंभीर स्थिति में है और किसी भी समय खतरे में पड़ सकती है। हालांकि टीवी समाचारों में यान क्यू को केबी का एक पुष्ट सदस्य बताया गया था और बम विस्फोट के बाद की स्थिति दिखाई गई थी, लेकिन यान फेई को विश्वास नहीं था कि ये हरकतें यान क्यू ने की थीं। यान क्यू स्कॉलर सिंड्रोम से पीड़ित था और कम बोलने वाला था, लेकिन वह निश्चित रूप से एक मानसिक रूप से विक्षिप्त केबी सदस्य नहीं था। वह बस दूसरों के साथ संवाद करना नहीं जानता था। वह सैद्धांतिक ज्ञान को आसानी से समझ लेता था और जब उससे किसी वैज्ञानिक खोज या सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए कहा जाता था, तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा कर देता था। लेकिन जब मानवीय भावनाओं से जुड़े मामलों की बात आती थी, तो वह पूरी तरह से असमंजस में पड़ जाता था। अक्सर कहता था कि मानवीय व्यवहार में तर्क का अभाव है, वह अवैज्ञानिक है और उसकी समझ से परे है। freewebnovel.com। इस वजह से यान क्वी को समाज को समझने में बहुत मुश्किल हो रही थी और उसका दिल भावनाओं के सामान्य दायरे से रहित था। उसके मन में किसी भी जाति, देश या धर्म के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं था, तो फिर वह अमेरिका के प्रति घृणा से कैसे भर गया और अमेरिका पर हमला करने के लिए बम बनाने वाला केबी सदस्य कैसे बन गया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे चीन में हिरण को घोड़ा कहना, लेकिन आधुनिक अमेरिकी रूप में। इन्हीं वजहों से यान फेई को यान क्यू पर लगे आरोपों पर यकीन नहीं हुआ। अब जबकि अमेरिकी पुलिस यान क्यू की तलाश में थी, तो कहानी में और भी कुछ होना जरूरी था। हालांकि तात्कालिक प्राथमिकता यान क्यू को दोषमुक्त करना नहीं, बल्कि उसे खतरे से बचाना था। कौन जानता था, शायद अभी से एक पल बाद ही पुलिस उसे गोली मार दे। अब बफर टाइम उपलब्ध होने के कारण यान फेई ने समुद्री क्षेत्र के बाहर ड्रोन अवतार को बुलाया था, जो यान फेई के घर के ऊपर सफेद धुंध में मंडरा रहा था। फिर यान फेई ने बगल वाले कमरे में वेनरॉ को जगाया, किसी जरूरी काम का बहाना बनाकर, ये संकेत देते हुए कि उसे कुछ समय के लिए मिस्टी द्वीप छोड़ना है और उससे इस दौरान अपना ध्यान रखने को कहा। यान फेई को दरवाजा धक्का देकर बाहर जाते देख वेनरॉ ने अचानक उसे पुकारा और कहा, छोटे फेई, तुम्हारे पास बहुत बड़े काम हैं, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। लेकिन जब भी तुम्हें कोई खतरा आए, तो तुम्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि तुम सुरक्षित वापस आ सको। याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रहा हूं। यान फेई चौंक गया और उसे एहसास हुआ कि उसके हाव भाव बहुत गंभीर थे, जिससे वेनरॉ डर गई और उसे लगा कि अब वह जिंदगी मौत के संकट का सामना करने वाला है। वह वापस आया, वेनरॉ को अपनी बाहों में लिया और धीरे से कहा, छोटी रॉ, चिंता मत करो, मैं जरूर सकुशल वापस आऊंगा। हमारे आगे एक लंबा जीवन है और मैं तुम्हारे साथ धीरे धीरे बूढ़ा हो जाऊंगा। यान फेई मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। पीछे मुड़कर देखा तो वेनरॉ उसे हाथ हिला रही थी, उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। यान फेई के घर से काफी दूर जाने के बाद ऊपर की सफेद धुंध में लहरें उठीं और विशालकाय ड्रोन नीचे गिर गया, तेज गति से जमीन के पास उड़ता हुआ कॉकपिट का दरवाजा खोलता हुआ। यान फेई उछलकर ड्रोन कॉकपिट में कूद गया, कॉकपिट की सीट पर उतरा, फिर कॉकपिट का दरवाजा बंद हो गया। ड्रोन ने यान फेई को प्राप्त करने के बाद एक क्षण भी नहीं रुका और तेजी से ऊपर की ओर उड़ गया, ऊपर सफेद धुंध की ओर लौट गया, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर तेजी से बढ़ गया। उन्नत ड्रोन बॉडी में बेहतरीन ऑप्टिकल छलावरण था और अब आधी रात में सब कुछ घुप अंधेरा था। इसके अलावा यान फेई के घर के आसपास कोई और घर नहीं था, इसलिए मिस्टी द्वीप पर किसी ने भी इतने कम समय में इतने बड़े हवाई जहाज को इतनी कम ऊंचाई पर उड़ते हुए नहीं देखा। यान क्यू द्वारा भेजे गए निर्देशांकों से पता चला कि वह अब लॉस एंजल्स के पूर्व में रॉकी पर्वतों में था। यान क्यू लॉस एंजल्स के उपनगरीय इलाके में मुसीबत में फंस गया था, लेकिन अब वह सैकड़ों किलोमीटर दूर रॉकी पर्वतों में था, जो बहुत ही असामान्य था। हालांकि अगर यान फेई यह जानना चाहता भी कि आखिर हुआ क्या था, तो वह बस इंतजार ही कर सकता था। मान लीजिए कि ड्रोन मिस्टी द्वीप के जलक्षेत्र से अपनी यात्रा शुरू करता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजल्स की ओर जाता है और फिर लॉस एंजल्स के ऊपर से उड़कर रॉकी पर्वत तक पहुंचता है, जो 9000 किलोमीटर की दूरी है। अगर ड्रोन अपनी सबसे तेज गति, ध्वनि की गति से 2.5 गुना ज्यादा से भी उड़ता है, तो भी उसे वहां तक पहुंचने में पूरे 3 घंटे लगेंगे।
इसलिए यान फेई बस यही दुआ कर सकता था कि निर्देशांक तक पहुंचने से पहले यान क्यू के साथ कोई अनहोनी न हो, वरना उसे जिंदगी भर इसका पछतावा रहेगा। हालांकि आसमान में तेजी से उड़ते हुए यान फेई कुछ नहीं कर रहा था। उसने उपग्रह संकेतों को समझने के लिए सहायक मस्तिष्क का इस्तेमाल किया, नेटवर्क की दुनिया में प्रवेश किया और यान क्यू के मामले की प्रगति पर नजर रखना जारी रखा। अमेरिकी नेटवर्क पर जब से CNN ने सुबह प्रसारित किया कि यान क्यू एक केबी सदस्य है और लॉस एंजल्स पुलिस को उसकी तलाश है, तब से कोई और खबर नहीं आई थी। इसलिए यान फेई बस यही सोचकर खुद को तसल्ली दे पा रहा था कि शायद यान क्यू अचानक चालाक हो गया और पुलिस की गिरफ्त से बचकर सैकड़ों किलोमीटर दूर रॉकी पर्वतों में प्रकट हो गया। यान क्यू अब एक सुरक्षित क्षेत्र में था और यान फेई को बस उसे ढूंढकर बचाना था। 2 घंटे बाद ड्रोन उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के बहुत करीब पहुंच चुका था। लेकिन शांत यान फेई को एक बेहद शर्मनाक बात का एहसास हुआ। ड्रोन के ऊर्जा बिंदुओं में कोई समस्या थी और यान क्यू को बचाने के बाद वह समुद्र में वाप। चूंकि लंबे समय से ड्रोनों का कोई लड़ाकू मिशन नहीं था और यान फेई और अधिक उन्नत तकनीक हासिल करना चाहता था, इसलिए डेटा रिफ्रेश के दौरान ऊर्जा बिंदुओं की बर्बादी से बचने के लिए तकनीकी एक्सप्लोरेशन सिस्टम हर दिन बड़ी संख्या में ऊर्जा बिंदुओं का उपभोग कर रहा था। उदाहरण के लिए आज रात यान फेई की देखरेख में तकनीकी एक्सप्लोरेशन सिस्टम बिना किसी दुर्घटना की संभावना पर विचार किए बेतहाशा ऊर्जा बिंदुओं का उपभोग कर रहा था। जब यान फेई ने सिस्टम बंद किया, तभी उसे एहसास हुआ कि बड़ी संख्या में ऊर्जा बिंदु अनजाने में ही समाप्त हो गए थे। अपग्रेड के बाद ड्रोन के कुल ऊर्जा पॉइंट 20 मिलियन तक पहुंच गए, जो पहले से 20 गुना ज्यादा लग रहे थे। लेकिन ड्रोन के आकार में वृद्धि के कारण विभिन्न विशिष्ट अनुप्रयोगों द्वारा खपत किए जाने वाले ऊर्जा पॉइंट भी काफी बढ़ गए, जिससे ऊर्जा पॉइंट की कमी कम होने के बजाय और भी गंभीर हो गई। अगर ड्रोन 6 घंटे पूरी गति से उड़ता तो वह 1 करोड़ ऊर्जा अंक खर्च करता और बाकी 1 करोड़ अंक दूसरे कामों के लिए बच जाते। किसी भी और समय यान फेई ऊर्जा अंकों का सही इस्तेमाल करता और ड्रोन के युद्धक इस्तेमाल के लिए हमेशा एक हिस्सा बचाकर रखता, चाहे कुछ भी हो जाए। हालांकि लंबे समय तक शांति और मिस्टी द्वीप पर आसन खतरे के कारण यान फेई शीघ्र सफलता के लिए कुछ हद तक उत्सुक हो गया और उसने तकनीकी एक्सप्लोरेशन प्रणाली पर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। नतीजतन ऊर्जा बिंदुओं की अत्यधिक खपत ने ड्रोन को अत्यंत खतरनाक स्तर पर पहुंचा दिया, जिससे वह राज्यों के बीच युद्ध और वापसी का समर्थन करने में असमर्थ हो गया। यान फेई हमेशा यान क्यू की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहता था और उसे बचाने के बारे में सोचता रहता था, इसलिए उड़ान के दौरान उसने ऊर्जा बिंदुओं में इस असामान्यता पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन 2 घंटे की तेज उड़ान के बाद जब वह शांत हुआ तो उसने देखा कि ड्रोन के ऊर्जा बिंदु 2 मिलियन से नीचे गिर गए थे। यान फेई द्वारा पूर्व में गणना किए गए आंकड़ों के अनुसार ये 2 मिलियन ऊर्जा बिंदु ड्रोन को केवल लगभग 3600 किलोमीटर तक ही पूरी गति से उड़ान भरने की अनुमति देंगे। हालांकि ये दूरी यान फेई को यान क्यू के अंतिम ज्ञात निर्देशांक तक पहुंचने में मदद करेगी, लेकिन बचाव के बाद उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप छोड़ने के लिए यह पर्याप्त नहीं होगी। यान फेई इंटरनेट पर यान क्यू के बारे में जानकारी ढूंढने में लगा हुआ था। जब तक उसे यह स्थिति नजर आई, तब तक ज्यादा ऊर्जा बिंदु बचे नहीं थे और ड्रोन के अगले डेटा रिफ्रेश होने में अभी काफी समय बाकी था। मिस्टी द्वीप की आधी रात को आधार मानकर मिस्टी द्वीप पर अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और अगला डेटा रिफ्रेश होने में अभी 19 घंटे बाकी हैं। ड्रोन की उड़ान सीमा को लेकर एक बड़ी समस्या थी, लेकिन यान क्यूई की स्थिति बेहद गंभीर थी और उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। इसलिए इस समस्या का सामना करने के बाद यान फेई ने विचार करना शुरू किया कि अपने मिशन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सीमित ऊर्जा बिंदुओं का तर्कसंगत उपयोग कैसे किया जाए। इस प्रकार यान फेई ने ड्रोन की उड़ान की गति कम करनी शुरू कर दी और जैसे जैसे उड़ान की गति कम होती गई, ऊर्जा बिंदुओं की खपत में उल्लेखनीय कमी आई, जिससे ड्रोन और आगे उड़ सका। सहायक मस्तिष्क ने ऊर्जा बिंदुओं को बचाने के लिए इंटरनेट फंक्शन को पहले ही बंद कर दिया था। क्वांटम रडार को सक्रिय करने और स्कैन करने के संबंध में यान फेई भी सतर्क हो गया। जब तक कोई विशेष स्थिति न हो या युद्ध न हो, वह स्कैनिंग के लिए क्वांटम रडार को सक्रिय कर देता, अन्यथा वह ऊर्जा बिंदुओं की तीव्र खपत से बचने के लिए क्वांटम रडार को बंद रखता। सौभाग्य से ड्रोन में मजबूत गुप्त क्षमता थी और अमेरिकी रडार द्वारा आसानी से पकड़ा नहीं जा सका। अन्यथा क्वांटम रडार को सक्रिय किए बिना संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर बढ़ना अमेरिकी रडार द्वारा बहुत पहले ही पता लगा लिया जाता। 1 घंटे से भी ज्यादा समय बाद यान फेई निर्धारित समय से 1 घंटा देरी से उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप पर पहुंचा। लॉस एंजल्स में अब दोपहर के 12 बज रहे थे। ड्रोन ने पूरी यात्रा 25,000 मीटर की ऊंचाई पर की
और क्वांटम रडार सक्रिय न होने पर भी ड्रोन की अंतर्निहित दृष्टि और श्रवण क्षमताएं असाधारण रूप से मजबूत थीं, जिससे ये दूर से ही अमेरिकी सेना के गश्ती लड़ाकू विमानों का पता लगा सकता था और उनसे बच सकता था। ड्रोन की गुप्त क्षमता के कारण जमीनी रडार प्रणालियां प्रभावी रूप से अंधी थीं और ऊपर उड़ रहे विशाल ड्रोन का पता लगाने में विफल रहीं। ड्रोन लॉस एंजल्स शहर के ऊपर से चुपचाप गुजरा और पूर्व की ओर नेवादा की ओर बढ़ गया। 20 मिनट बाद वह अंततः रॉकी पर्वत पर पहुंच गया। रॉकी पर्वत कैलिफोर्निया और नेवादा के बीच की सीमा का काम करते हैं और इस विशाल पर्वत श्रृंखला की बाधा के कारण ही दोनों ओर की जलवायु में भारी अंतर है। रॉकी पर्वत के पूर्व में स्थित नेवादा असाधारण रूप से शुष्क है, रेगिस्तानों और बंजर भूमि से भरा हुआ है। वहीं रॉकी पर्वत के पश्चिम में स्थित कैलिफोर्निया एक सुखद जलवायु, सुहावना मौसम और प्रचुर संसाधनों का आनंद लेता है। जैसे ही ड्रोन यान क्यू के लोकेशन निर्देशांक के पास पहुंचा, वह जमीन से 8000 मीटर ऊपर एक बादल के अंदर मंडराता रहा, फिर नीचे रॉकी पर्वतों का निरीक्षण करने लगा। उसे पर्वत श्रृंखला के कई शाखा राजमार्गों पर कई सैन्य वाहन खड़े दिखाई दिए। ये सभी वाहन छिपे हुए थे और अपने परिवेश में घुल मिल गए थे। अगर ड्रोन की दृष्टि इतनी शक्तिशाली न होती तो शायद ये सैन्य वाहन पकड़े नहीं जाते। इन अजीबोगरीब सैन्य वाहनों को देखकर यान फेई को शक हुआ। वह यान क्वी के ठिकानों के बहुत करीब था। यहाँ इतने सारे सैन्य वाहन क्यों खड़े थे? ये वाहन छिपे हुए थे और मुख्य सड़क से दूर थे। क्या वे सैन्य अभ्यास कर रहे थे? या क्या ये संभव था कि यान क्वी को लॉस एंजल्स पुलिस ने नहीं बल्कि अमेरिकी सेना ने पकड़ा हो? अपने संदेह के चलते ही यान फेई ने तुरंत क्वांटम रडार चालू किया और जमीन पर 100 किलोमीटर के दायरे का विस्तृत स्कैन किया। 5 सेकंड बाद विभिन्न सूचनाओं के वापस आने के बाद यान फेई ने क्वांटम रडार बंद कर दिया। हालांकि इस एक ही क्रिया में लगभग 1 लाख ऊर्जा बिंदु नष्ट हो गए थे, जिससे ड्रोन के पास 2 लाख से भी कम ऊर्जा बिंदु बचे थे। इस स्कैन ने आसपास की परिस्थितियों को उजागर कर दिया था। अप्रत्याशित रूप से इस पर्वत श्रृंखला के आसपास 15,000 सैनिकों वाली अमेरिकी सेना का जमावड़ा था। इसके अलावा वहां भारी मात्रा में लड़ाकू उपकरण मौजूद थे, न केवल कई परिवहन वाहन बल्कि टैंक, बख्तरबंद परिवहन वाहन, रॉकेट लॉन्चर, तोपें और अन्य हल्के भारी हथियार भी थे। कुल सैन्य वाहनों की संख्या 800 से अधिक थी। पर्वत श्रृंखला की कई घाटियों में जमीन पर दर्जनों अपाचे सशस्त्र हेलीकॉप्टर और CH-47 परिवहन हेलीकॉप्टर खड़े थे। पहले तो यान फेई को लगा कि उसकी मुलाकात यहां सैन्य अभ्यास कर रही अमेरिकी सेना से हो गई है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ये अमेरिकी सैनिक पहाड़ों में रणनीतिक जगहों पर तैनात थे और एक विशाल घेरा बनाकर सिर्फ एक जगह छोड़कर जहां से राजमार्ग गुजरता था। उनके हथियार लदे हुए थे और सभी भारी उपकरण युद्ध के लिए तैयार थे। वहां कोई और सेना मौजूद नहीं थी, इसलिए ये स्पष्ट रूप से कोई सैन्य अभ्यास नहीं था। अमेरिकी सैनिकों के पास बेहतरीन छलावरण क्षमताएं थीं, लेकिन क्वांटम रडार की निगरानी में वे सभी अपनी स्थिति उजागर कर रहे थे। घेरे को ध्यान से देखते हुए यान फेई ने देखा कि सैनिक एक बिंदु पर केंद्रित एक वृत्त में तैनात थे। वह बिंदु ठीक वही था जो यान क्यू के ईमेल में उल्लिखित स्थान निर्देशांक था। हालांकि वह निर्देशांक स्थान एक विशाल परित्यक्त खदान के गड्ढे के अनुरूप था, जो सुनसान था और जहां कोई मानवीय उपस्थिति नहीं थी। अंदर घुप्पर अंधेरा था और ड्रोन की शक्तिशाली अवलोकन क्षमताओं के बावजूद ये पता लगाना असंभव था कि गड्ढे के अंदर क्या स्थिति है। खदान के अंदर चट्टानी परतों के अवरोध के कारण और चूंकि यान फेई ने क्वांटम रडार की स्कैनिंग क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया था, इसलिए वह ये नहीं बता सका कि यान क्यू खदान के गड्ढे के अंदर है या नहीं। 15,000 से ज्यादा हथियारबंद और युद्ध प्रशिक्षित अमेरिकी सैनिकों ने पूरे इलाके को घेर रखा था। ऐसे में यानकी को पकड़ने में बस एक पल ही लगता, जो एक नवजात चूजे जितनी कमजोर थी। लेकिन इन सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की? नीचे सैनिकों की घेराबंदी देखकर और यान क्वी की विचित्र दुर्घटना को भी समीकरण में जोड़कर यान फी को आखिरकार एहसास हुआ। यान क्वी की मुसीबत उतनी सीधी नहीं थी जितनी ऊपर से लग रही थी। इसमें कोई शक नहीं कि यान क्वी को फंसाया गया था, लेकिन उसे फंसाने वाली ताकतों का असली मकसद खुद यान क्वी नहीं था, बल्कि यान क्वी की मदद के लिए आए व्यक्ति को पकड़ना था। यान क्यू का सामाजिक नेटवर्क बहुत ही सरल था, इसलिए यह निष्कर्ष निकालना आसान था कि यान क्यू से जुड़े दोस्त सिर्फ यान फेई और लू पिंगपिंग ही थे। इस घटना के बाद यान क्यू द्वारा यान फेई को SOS भेजना इस बात का संकेत था कि यान फेई ही वह व्यक्ति था जिस पर यान क्यू सचमुच निर्भर थी। इन सभी पहलुओं को एक साथ जोड़कर यान फेई के लिए यह निष्कर्ष निकालना मुश्किल नहीं था कि इन ताकतों का असली निशाना वही था।
ड्रीम टेक्नोलॉजी और मिस्टी आइलैंड की स्थिति से इसे जोड़ते हुए यान फेई तुरंत समझ गया कि इन्हीं ताकतों ने मिस्टी आइलैंड के निर्माण श्रमिकों के साथ गुप्त संपर्क स्थापित किया होगा। उन्होंने मिस्टी आइलैंड का रहस्य खोज लिया था, लेकिन अपने इलेक्ट्रॉनिक टोही जहाज़ों और हवाई जहाज़ों द्वारा रास्ते में रोके जाने के बाद वे मिस्टी आइलैंड के बारे में वास्तविक जानकारी प्राप्त करने में विफल रहे थे। इसलिए उन्होंने एक अलग रणनीति अपनाई, सांप को उसके बिल से बाहर निकालना। यान क्यू का उपयोग करके उन्होंने यान फेई को मिस्टी आइलैंड से दूर ले जाने और उसे पकड़ने के लिए यहां एक घात लगाने का लक्ष्य रखा। ऐसा करके वे यान फेई से ड्रीम टेक्नोलॉजी और मिस्टी आइलैंड के बारे में सभी रहस्य जान सकते थे। यान क्यू अपनी किसी गलती के बिना ही निशाने पर आ गया एक बदकिस्मत इंसान बन गया। इस ज्ञान के साथ यान फेई बेहद सतर्क हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर यान क्यू को फंसाने और उस पर घात लगाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिकों को जुटाने वाली ताकत केवल एक ही हो सकती थी, वह थी स्वयं अमेरिकी सरकार। ये यान फेई का अब तक का सबसे दुर्जय प्रतिद्वंद्वी होगा और अमेरिकी सेना के साथ उसका पहला सीधा टकराव होगा। इस ऑपरेशन के दौरान यान फेई की ओर से कोई भी चूक उसे हमेशा के लिए बर्बाद कर देगी। यान फेई ने विचार करना शुरू किया, स्थिति को संभालने का कोई रास्ता ढूंढने के लिए। पहली बात तो ये थी कि यान क्यू को मुसीबत का सामना करना पड़ा था, लेकिन यान क्यू अमेरिकी सेना के हाथों में पड़ गई थी या नहीं, यह अभी तक पता नहीं चल पाया था। दूसरी बात, चूंकि यान फेई ने यान क्यू के साथ कोई गुप्त कोड स्थापित नहीं किया था, इसलिए वह ये पुष्टि नहीं कर पा रहा था कि एसओएस ईमेल वास्तव में यान क्यू ने ही भेजा था या नहीं। अगर ईमेल यान क्यू ने नहीं भेजा था, तो ये किसी और ने भेजा होगा, जिसका एकमात्र उद्देश्य यान फेई को घेरे में लेना था। अगर यान क्यू पहले ही अमेरिकी सेना के हाथों में पड़ चुकी होती, तो यान फेई के पास अमेरिकी सेना से भीषण युद्ध करने के अलावा कोई चारा नहीं होता, क्योंकि यान क्यू को बचाने का यही एकमात्र रास्ता था। यह मुश्किल साबित हो सकता था, लेकिन यान फेई को अब भी भरोसा था कि वह यान क्यू को बचा सकता है, बशर्ते उसे पता हो कि यान क्यू कहाँ है, क्योंकि उसके लिए यह कोई मुद्दा नहीं था। freewebnovel.com। अगर यान क्यू अमेरिकी सेना के हाथों में नहीं पड़ा होता और अभी भी उस बारूदी सुरंग के गड्ढे में होता, और अमेरिकी सेना बिना किसी कार्रवाई के घेरा बनाए रखती, तो ड्रोन इस सफेद बादल में छिप जाता, धीरे धीरे ड्रोन के डेटा रिफ्रेश होने का इंतजार करता ताकि उसकी कार्रवाई क्षमता बहाल हो सके, और फिर अचानक यान क्यू को बचाने के लिए हमला कर देता। अगर अमेरिकी सेना ने बचाव अभियान को रोकने की कोशिश की, तो नीचे मौजूद सभी अमेरिकी सैनिक नष्ट हो जाएंगे। इन दो संभावनाओं के बीच अब यह मायने नहीं रखता था कि ईमेल यान क्यू ने ही भेजा था या नहीं। उस ईमेल के बारे में सोचते ही यान फी का मन मचल उठा और उसे अचानक कुछ याद आ गया। उसने ईमेल दोबारा खोला और ध्यान से पढ़ा। विश्वविद्यालय में रहते हुए यान क्वी ने एक बार एक बहुत ही दिलचस्प संख्या खेल का आविष्कार किया था। यह संख्या खेल इतनी चतुराई से डिजाइन किया गया था कि सतही तौर पर तो यह एक ऐसी संख्या थी जिसे हर कोई समझ सकता था, लेकिन यान क्वी के बनाए नियमों के अनुसार बदलने पर यह संख्या बिल्कुल अलग हो जाती थी। यह संख्या खेल बहुत ही रोचक था, और जब यान फेई, लू पिंगपिंग और यान क्यू स्कूल में थे, तब वे अक्सर यह खेल खेलते थे। वे साधारण लगने वाली संख्याओं के भीतर तरह तरह की संख्याएं छिपाते थे, दूसरों को उन्हें हल करने में जो कठिनाई होती थी उसका अनुभव करते थे और उनके भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करने के आश्चर्य का अनुभव करते थे। लू पिंगपिंग ने मजाक में तो यहाँ तक कहा था कि अगर इस खेल के नियम लीक हो जाएं, तो क्रिप्टोग्राफी का एक नया क्षेत्र उभर सकता है। हालांकि तीनों के अलग होने के बाद उन्होंने फिर कभी वह संख्या खेल नहीं खेला। इस संख्या खेल के नियम बहुत जटिल थे और यान फेई उन्हें लगभग भूल ही गया था। लेकिन इन्हें पीक में एक महारथी बनने के बाद यान फेई के शारीरिक कार्यों में, यहाँ तक कि उसकी याददाश्त में भी बहुत सुधार हुआ। जैसे ही उसे नियम याद आए, उसे यान क्यू के चतुर संख्यात्मक नियमों का संग्रह तुरंत याद आ गया। सहायक मस्तिष्क की मदद से यान फेई ने यान क्यू द्वारा भेजे गए पिछले स्थान निर्देशांकों को तुरंत परिवर्तित कर दिया और वास्तव में निर्देशांकों का एक बिल्कुल नया सेट प्राप्त कर लिया। जब यान फेई ने इन नए स्थान निर्देशांकों को सहायक मस्तिष्क में डाला, तो उसे पता चला कि यह नया स्थान वास्तव में मौजूद था। इसके अलावा यह ज्यादा दूर नहीं था, उसकी वर्तमान स्थिति से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में। यान फेई नई जगह खोजकर बहुत खुश हुआ। यान क्यू वाकई बहुत चतुर था कि उसने पहले से बनाए गए संख्याओं के खेल के नियमों को याद रखा और फिर असली निर्देशांकों को साधारण संख्याओं में छिपा दिया। पहले तो यान फेई को आश्चर्य हुआ कि यान क्यू, हालांकि सामाजिक रूप से ज्यादा कुशल नहीं था, उसने सुरक्षा लीक की संभावना के बारे में क्यों नहीं सोचा। यान क्यू ने साधारण संख्याओं के बजाय किसी प्रकार के कोड का इस्तेमाल करके संदेश क्यों नहीं छोड़ा।
अब ऐसा लग रहा था कि यान क्यू ने पहले ही सुरक्षा लीक की संभावना पर विचार कर लिया होगा और इसीलिए असली जवाब साधारण संख्याओं में छिपा दिया होगा। चूंकि केवल यान फेई और लू पिनपिन ही इस संख्या खेल के नियम जानते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से किसी और को उसकी असली जगह का पता चलने का कोई डर नहीं था। यान फेई को अब यकीन हो गया था कि जिस गुप्त मेलबॉक्स का वह अक्सर इस्तेमाल करता था, वह उजागर हो चुका था और अमेरिकियों की निगरानी में था। हालांकि ऑक्सिलरी ब्रेन से मिले रिमाइंडर की मदद से यान फेई गुप्त मेलबॉक्स में मौजूद ईमेल तुरंत जांच सकता था और पढ़ने के बाद उन्हें पूरी तरह से डिलीट कर सकता था। इसके अलावा उन पत्रों की सारी सामग्री टेक्नोलॉजी एक्सट्रपलेशन सिस्टम द्वारा एक्सट्रपलेशन की गई क्रिप्टोग्राफी तकनीक से एन्क्रिप्टेड थी, इसलिए उन ईमेल के इंटरसेप्ट होने की कोई चिंता नहीं थी। यान फेई को इस बात का यकीन था कि गुप्त मेलबॉक्स पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि यान क्यू द्वारा भेजे गए ईमेल में लोकेशन कोऑर्डिनेट्स का एक सेट था। हालांकि जब यान फेई यहां पहुंचा तो उसने पाया कि उस लोकेशन के पास का इलाका पूरी तरह से अमेरिकी सेना से घिरा हुआ था। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था, अमेरिकी सेना को उन कोऑर्डिनेट्स के बारे में पहले से ही पता था और उन्होंने पहले से ही कार्रवाई कर रखी थी। उस केंद्र बिंदु के चारों ओर एक जाल बिछाकर उसमें फंसने का इंतजार कर रहे थे। और अमेरिकी सेना को उस लोकेशन कोऑर्डिनेट के बारे में जानने का एकमात्र तरीका यान फेई का गुप्त मेल बॉक्स था। यान फेई ने पिछले निर्देशांकों में छिपे नए स्थान के निर्देशांक खोज लिए थे, लेकिन वह निश्चित नहीं था कि यह संयोग था या यान क्यू ने जानबूझकर ऐसा किया था। इसलिए वह ये पुष्टि नहीं कर सका कि यान क्यू नए स्थान पर है या अभी भी वर्तमान स्थान पर है। हालांकि इससे यान फेई को कोई समस्या नहीं हुई। उसे बस ड्रोन को नियंत्रित करके नए निर्देशांकों पर उड़ान भरकर जांच करनी थी। अगर उसे वहां यान क्यू नहीं मिलती या यान क्यू के कोई निशान नहीं मिलते, तो ये संकेत देता कि नए निर्देशांक संयोगवश थे और यान क्यू मूल निर्देशांकों पर ही होगा। यान फेई ने अपनी योजना तैयार कर ली तो ड्रोन मुड़ने लगा और सफेद बादल की सीमा से बाहर उड़कर धीरे धीरे दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ने लगा। ड्रोन चुपचाप उड़ रहा था, न सिर्फ रडार स्टील्थ से लैस बल्कि एक हद तक ऑप्टिकल कैमोफ्लेज से भी लैस, इसलिए नीचे मौजूद अमेरिकी सेना को पता ही नहीं चला कि कोई विमान अभी अभी उस इलाके से निकला है। ऊर्जा बचाने के लिए ड्रोन की उड़ान की गति पहले की तुलना में केवल 1/4 कर दी गई थी। फिर भी 100 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी ड्रोन के लिए कोई मायने नहीं रखती थी। आधे घंटे बाद ड्रोन नए निर्देशांक पर पहुंच गया था, लेकिन इस खपत के बाद ड्रोन के कुल ऊर्जा बिंदु घटकर 1,60,000 रह गए थे। freewebnovel.com 5,000 मीटर की ऊंचाई पर एक विशाल बादल समूह के भीतर छिपे हुए ड्रोन ने नीचे के भूभाग का अवलोकन किया। नए निर्देशांकों की स्थिति को मिलाकर यान फेई ने पाया कि वे एक संकरी घाटी के अनुरूप थे। हालांकि घाटी धुंध में डूबी हुई थी, जिससे नीचे क्या है ये स्पष्ट रूप से देखना असंभव था। यान फेई ने अपना ध्यान केंद्रित किया और ड्रोन की दृष्टि क्षमताओं का उपयोग करके आसपास के इलाके का निरीक्षण किया। उसे एहसास हुआ कि वह इलाका अभी भी रॉकी पर्वत श्रृंखला के भीतर था, बहुत ही दुर्गम, जहां आसपास एक भी व्यक्ति नहीं था। घाटी के प्रवेश द्वार पर एक घुमावदार राजमार्ग था, जिस पर ताज़ा खून से सनी एक मोटरसाइकिल खड़ी थी। ड्रोन की दृष्टि का विस्तार करते हुए उसने पाया कि 5 किलोमीटर के दायरे में किसी भी मानवीय गतिविधि का कोई संकेत नहीं था और स्वाभाविक रूप से कोई घात भी नहीं था। यानी अगर यान क्यू सचमुच यहीं छिपा था तो उसने अमेरिकी सेना को धोखा देकर उन्हें गलत जगह पर एक बेकार घेरा बनाने में कामयाब कर दिया था। ये सुनिश्चित करने के बाद कि इलाका सुरक्षित है, ड्रोन धीरे धीरे ऊपर घाटी में उतरा, आसमान में छाए सफेद बादल से छिपकर। ड्रोन हवा में मंडराता रहा, फिर पलटा और कॉकपिट का दरवाजा खुल गया। यान फेई कॉकपिट से बाहर कूदा और सीधे नीचे घाटी में उतरकर धुंध में गायब हो गया। यान फेई को घाटी में उतारने के बाद ड्रोन ने दरवाजा बंद किया और फिर से ऊपर उठा, 3,000 मीटर की ऊंचाई पर एक बादल में छिप गया। यान फेई तेजी से नीचे उतरा, घाटी के दोनों ओर के पत्थरों और पेड़ों के तनों पर लगातार प्रहार करता रहा ताकि उसकी उतराई धीमी हो जाए। अचानक धुंध छटते ही यान फेई की आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया, जिससे पता चला कि वह बादलों के क्षेत्र से गुजर चुका है। फिर अपनी आंखों को तेजी से घुमाते हुए उसने नीचे का भूगोल साफ साफ देखा। जैसे ही यान फेई जमीन पर गिरने ही वाला था, उसने अपने हाथों पर जोर लगाया, जिससे चट्टान की दीवार पर एक पत्थर चकनाचूर हो गया। फिर उसने जबरदस्त प्रतिक्रियाशील बल लगाकर अपनी गति शून्य कर ली। इसके बाद उसने 2 कलाबाजी लगाई और नीचे एक पत्थर के चबूतरे पर उतरा। लगभग 500 मीटर की ऊंचाई से गिरने के बाद यान फेई बिना किसी उपकरण के पूरी तरह से अपनी ताकत पर भरोसा करते हुए
बिना किसी चोट के सुरक्षित रूप से उतरा, जिससे उसकी भयानक ताकत का प्रदर्शन हुआ। मंच पर स्थिर खड़े होकर यान फेई को एहसास हुआ कि घाटी सुनसान है। हालांकि रास्ते में उसे खून के कुछ निशान मिले। उसने भौहें चढ़ाईं और जल्दी से तय किया कि एक रास्ता प्रवेश द्वार की ओर जाता है, और फिर वह खून के निशान का पीछा करते हुए घाटी में और अंदर चला गया। 5-6 मिनट चलने के बाद उसे एक बड़ा कुंड मिला, जिसमें घाटी की दीवारों से पानी लगातार इस कुंड में बह रहा था, फिर पत्थरों की एक दरार में बह रहा था जिसकी गहराई अज्ञात थी। तालाब के किनारे एक व्यक्ति पत्थर पर किसी और को पकड़े हुए निश्चल बैठा था। यान फेई चौंका और धीरे से पुकारा, यान क्वी। वह व्यक्ति हिला और पीछे मुड़ा। वह यान फेई का अच्छा दोस्त यान क्वी था। इस समय तक यान क्यू बिखरे बालों और बिखरी दाढ़ी के साथ थका हुआ सा लग रहा था। यान फेई को अचानक आते देख उसकी आंखों में कोई भाव नहीं दिखा और उसने कहा, यान फेई, तुम आखिरकार आ ही गई, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। यान फी पूल के किनारे कूद गया और देखा कि यान क्यू जिस व्यक्ति को अपनी बाहों में पकड़े हुए था वह उसकी प्रेमिका जियांग जियांग थी। हालांकि जियांग जियांग खून से लथपथ थी, उसकी आंखें कसकर बंद थीं और वह निश्चल थी। उसकी हालत बहुत गंभीर लग रही थी। एक कदम आगे बढ़कर यान फेई ने जियांग जियांग की नब्ज को महसूस किया और पाया कि उसकी धड़कन बंद हो गई थी, उसका शरीर ठंडा पड़ गया था और उसके अंग अकड़ गए थे, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता था कि वह कुछ समय पहले ही मर चुकी थी। यान क्यू भी खून से लथपथ थी और यह स्पष्ट नहीं था कि यह किसका खून था। यान क्यू ने यानफी की हरकतों को रोका नहीं, उदासीनता से बोली, तुम्हें जांचने की जरूरत नहीं है, मैंने पुष्टि कर दी है, वह पहले ही मर चुकी है। यान फेई खड़ी हुई और गंभीरता से पूछा, यान क्यू, तुम पर किसका खून है? क्या तुम घायल हो? यान क्यू ने उदासीनता से उत्तर दिया, ये खून जियांग जियांग का है, मैं घायल नहीं हूं। यान फेई ने अंततः राहत की सांस ली और पूछा, यान क्यू, क्या तुम्हें किसी ने फंसाया था? यान क्वी ने बात से हटकर जवाब दिया और मन ही मन बुदबुदाया, मानव समाज बहुत भयानक है। लोगों के व्यवहार में तर्क का अभाव है, वे भ्रम से भरे हैं, मैं उन्हें समझ नहीं पाता। मनुष्यों की तुलना में प्रमेय और सूत्र कहीं अधिक विश्वसनीय हैं। यान फेई जानता था कि यान क्यू एक बार फिर मानव समाज से जुड़ी एक संज्ञानात्मक बाधा में फंस गया है। यान क्यू जिन नियमों और प्रमेयों को समझ सकता था, उनकी तुलना में मानव समाज की मनमानी बहुत ज्यादा थी। हर जगह विरोधाभासी व्यवहार थे। यही वजह है कि यान क्यू मानवीय व्यवहारों को समझ नहीं पा रहा था। यान फेई के सवाल का असल मतलब तो दूर की बात है। freewebnovel.com। इसलिए यान फेई ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया और पूछा, यान क्यू, क्या आपने संयुक्त राज्य अमेरिका आने के बाद कोई बम बनाया? यान क्यू ने जवाब दिया, मैंने कुछ भी नहीं बनाया है। यान फेई ने आगे पूछा, कल रात आपके साथ वास्तव में क्या हुआ था? यान क्वी ने बताया, कल रात मैं जल्दी सो गया था, फिर अचानक उठा तो पाया कि होटल में विस्फोट हो गया है। उसके तुरंत बाद कोई मुझे पकड़ने के लिए कमरे में घुस आया। अगर जियांग जियांग अचानक मुझे गोलियों से बचाने के लिए दौड़कर बाहर नहीं आता तो मैं मारा जाता। यान फेई ने पूछा, तो फिर तुम यहाँ क्यों हो? यान क्यू ने कहा, अमेरिकी पुलिस ने मुझ पर केबी सदस्य होने का आरोप लगाया और मुझे पकड़ने की कोशिश की। मैं असल में वहां से जाना नहीं चाहता था। पुलिस को सच बता देने से उन्हें पता चल जाता कि यह मेरा काम नहीं है और वे असली केबी सदस्य को पकड़ लेते। लेकिन फिर जियांग जियांग ने मुझे बताया कि वे लोग जानबूझकर मुझे फंसा रहे हैं। अगर मैं पकड़ा गया तो वे मुझे जरूर मार डालेंगे और मुझसे तुरंत भाग जाने का आग्रह किया। यान की आंखें खाली थीं जब वह अपनी आप बीती किसी तमाशबीन की तरह सुना रहा था। अब मृत जियांग जियांग की ओर देखते हुए उसने कहा, पुलिस की तुलना में मैं जियांग जियांग की बात पर ज्यादा यकीन करने को तैयार था, इसलिए मैं उसे अपनी पीठ पर लादकर होटल से भाग गया। बाहर आकर मुझे एक मोटरसाइकिल मिली जिसका इंजन अभी भी चल रहा था और मैं उसी पर बैठकर भाग निकला। पहुंचने से पहले यान फेई को यकीन था कि यान क्वी को फंसाया गया है। अब यान क्वी को खुद घटनाक्रम बताते हुए सुनकर यान फेई को इस पूरे मामले पर और भी यकीन हो गया, क्योंकि यान क्वी झूठ नहीं बोलता था। हालांकि यान फेई को यान क्वी की कहानी में कुछ अजीब बात तुरंत नजर आए और उसने पूछा, यान क्वी, मुझे याद है कि जिस होटल में तुम ठहरे थे वह लॉस एंजल्स के उपनगरीय इलाके में होना चाहिए था, जो यहाँ से लगभग 400 किलोमीटर दूर है। तुम लॉस एंजल्स से रॉकी पर्वत तक कैसे पहुंचे? क्या रास्ते में तुम्हें कोई पुलिस चौकी नहीं मिली? लॉस एंजल्स पुलिस के सार्वजनिक बयान के अनुसार होटल विस्फोट का पता चलने के बाद उन्होंने यान क्यू की पहचान केबी सदस्य के रूप में की थी और उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था।
फिर गिरफ्तारी वारंट के बावजूद यान क्यू सैकड़ों किलोमीटर दूर सुनसान रॉकी पर्वतों तक सुरक्षित कैसे पहुंच गया। आमतौर पर ऐसी स्थिति में लॉस एंजल्स से भागने में एक सामान्य व्यक्ति को भी मुश्किल होती है। स्कॉलर सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति की तो बात ही छोड़ दीजिए, वह ये सब कैसे कर पाया। यान क्वी ने जवाब दिया, जब मैं जियांग के साथ लॉस एंजल्स से निकली थी तब रात काफी हो चुकी थी और मोटरसाइकिल चलाते समय हमें किसी पुलिस जांच का सामना नहीं करना पड़ा। बस कुछ चौराहों पर कुछ रुकावटें आईं जिससे हमें अपना रास्ता बदलना पड़ा। अनजाने में हम लॉस एंजल्स छोड़कर रॉकी पर्वत पर पहुंच गए। रॉकी पर्वत में प्रवेश करते ही मुझे मुख्य सड़क पर चलते रहना चाहिए था, लेकिन जियांग जिसे गोली लगी थी को अचानक दर्द हुआ और खून की खांसी होने लगी, इसलिए मैंने उसके जख्मों पर पट्टी बांधने के लिए मोटरसाइकिल मुख्य सड़क से हटा दी। जब हम फिर से निकलने वाले थे तो मुझे एक और हाईवे दिखाई दिया, इसलिए मैं उस सड़क पर चलती रही। जब मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो गया तभी मुझे एहसास हुआ कि हम इस घाटी के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए हैं और जियांग को घाटी में ले जाने के अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मृतक जियांग को देखते हुए यान फेई ने पूछा, क्या आप जानते हैं कि जियांग की मृत्यु कैसे हुई? यांग क्यू ने कहा, जियांग को 3 गोलियां मारी गईं और तीनों ही गंभीर रूप से घायल थीं। दुर्भाग्य से उसे समय पर इलाज नहीं मिला और फिर अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उसकी मृत्यु हो गई। मैंने आपको जो संदेश भेजा था उसके बेहद जरूरी हिस्से में जियांग की गंभीर स्थिति का जिक्र था। ये सुनकर यान फेई को पूरी कहानी समझ आ गई। यान क्यू के साथ पूरा मामला एक गहरी साजिश थी, एक जाल जो यान फेई को मिस्टी द्वीप से बाहर निकालने और फिर उसे बंदी बनाने के लिए रचा गया था। यान क्यू के लॉस एंजल्स से रॉकी पर्वत तक भागने का कारण पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा रची गई एक चाल थी। यही कारण है कि रास्ते में यान क्यू को किसी भी पुलिस निरीक्षण का सामना नहीं करना पड़ा और कुछ प्रमुख चौराहों पर लगे अवरोधक यान क्यू को उनके पूर्व निर्धारित घात में फंसाने के लिए थे। हालांकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि यान क्यू अचानक अपना रास्ता बदल देगा जिससे वे उसका पता नहीं लगा पाएंगे। अगर ये व्यवस्थाएं किसी आम इंसान के खिलाफ की गई होती तो उसे जरूर कुछ गड़बड़ नजर आती, लेकिन यानची इंसानी साजिशों पर विचार करने में असमर्थ था, इसलिए उसने कुछ भी गलत नहीं देखा और आज्ञाकारी होकर दूसरे पक्ष की योजना का पालन किया। बस उसके आखिरी चतुराई भरे कदम ने उन लोगों को गलती करने पर मजबूर कर दिया जो सोचते थे कि वे यानची को अच्छी तरह समझते हैं। यान क्यू ने अचानक कहा, यान फेई, मैं मानव समाज के साथ और कोई संपर्क नहीं रखना चाहता। मैं विज्ञान के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? यान क्वी को एक छोटे सफेद खरगोश की तरह पवित्र देखकर यान फी को एक गहरा दुख हुआ। यान क्वी ने हमेशा मानव समाज में घुलने मिलने, मानव समाज की वास्तविक स्थिति को समझने और यह समझने की कोशिश की थी कि क्या मानव व्यवहार को समझा जा सकता है। इसके लिए वह अपने पसंदीदा वैज्ञानिक शोध को छोड़ने, एक साधारण महिला को अपनी प्रेमिका के रूप में स्वीकार करने और विवाह पर चर्चा शुरू करने को भी तैयार था। लेकिन अब सब कुछ बिखर चुका था। उसे एक खोए हुए कुत्ते की तरह ढूंढा जा रहा था और उसकी प्रेमिका उसे बचाने की कोशिश में गोली मारकर मारी गई थी। इस प्रकार यान क्वी ने मानव समाज को समझने और उसमें घुलने मिलने की कोशिशों से तुरंत अपने कदम पीछे खींच लिए और अब ऐसा करना नहीं चाहता था। यान क्वी के साथ जो हुआ था उसे जानकर यान फेई की पहली प्रतिक्रिया गुस्से की थी, लेकिन उसकी दूसरी प्रतिक्रिया यान क्वी के लिए तुरंत न्याय मांगने या जियांग का बदला लेने की नहीं थी, बल्कि पहले यान क्वी को बचाकर मिस्टी द्वीप वापस लाने की थी। फिलहाल यान फेई के पास जरूरी ताकत और प्रभाव की कमी थी, इसलिए पूरे मामले की सच्चाई की जांच बाद में करनी होगी। यान फेई को यान क्वी को ले जाना था, लेकिन वह जियांग के शरीर को यहां अकेला नहीं छोड़ सकती थी। यान क्वी के वृतांत से यह स्पष्ट था कि हालांकि जियांग एक साधारण महिला थी जिसकी संस्कृति कम थी, फिर भी वह यान क्वी के प्रति ईमानदार थी, यहां तक कि उसके लिए अपनी जान देने को भी तैयार थी, एक सम्माननीय महिला। इसलिए यान क्वी की सहमति से यान फेई ने जियांग का अंतिम संस्कार करने और उसकी अस्थियां चीन वापस ले जाने का फैसला किया। यान फेई ने घाटी से कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और जियांग का दाह संस्कार करने के लिए उनमें आग लगा दी। आग बुझने के बाद यान फेई ने ब्रह्मांड से एक छोटा कलश लिया और जमीन पर पड़ी राख इकट्ठा करना शुरू कर दिया। राख इकट्ठा करने के बाद यान फेई को राख के बीच 2 विकृत गोलियां मिलीं। सोच विचार के बाद यान फेई ने उन दोनों गोलियों को राख के कलश में रख दिया। यान क्यू ने तुरंत कलश लिया और उसे अपनी बाहों में थाम लिया। यान क्वी की हरकत देखकर यान फी को गहरा दुख हुआ।
ऐसा लग रहा था कि उनके साथ बिताए समय के दौरान यान क्वी को जियांग जियांग से वाकई लगाव हो गया था, वरना वो उसे अपने साथ यहाँ भागने के लिए नहीं लाता, न ही अंत तक उसके साथ रहता। शायद यान क्वी समाज की जटिलताओं को समझने लगा था, लेकिन जियांग जियांग की मौत ने उसे अपने कदम पीछे खींच लिए और उसे फिर से स्कॉलर सिंड्रोम से पीड़ित एक भोले और मूर्ख व्यक्ति में बदल दिया जो वह पहले था। जियांग जियांग के शव को संभालने के बाद यान फेई ने तालाब के किनारे एक छोटा सा घर देखा जो कुछ हद तक जीर्ण शीर्ण था। जमीन पर तरह तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बिखरे पड़े थे। उनकी आकृति देखकर लग रहा था कि ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कई टेलीफोन के पुर्जे थे। यान क्वी से पूछने पर यान फेई को पता चला कि यहाँ पहुंचने पर यान क्वी ने कमरे में कई पुराने टेलीफोन देखे थे और उनके पुर्जे अलग करके एक सिग्नल ट्रांसमिशन डिवाइस बनाया था। इस ट्रांसमिशन डिवाइस की मदद से उसने बाहरी नेटवर्क वर्ल्ड से संपर्क किया और यान फेई को एक संकटकालीन ईमेल भेजा। लेकिन यान क्यू को नेटवर्क मेलबॉक्स की सुरक्षा पर भरोसा नहीं था। उसे हमेशा लगता था कि संदेश यान फेई तक नहीं पहुंचेगा, इसलिए उसने उस नंबर गेम का इस्तेमाल करके मेलबॉक्स में असली लोकेशन के निर्देशांक छिपा दिए, जिससे मेलबॉक्स पर नजर रख रही अमेरिकी सेना धोखा खा गई और गलत कदम उठाने पर मजबूर हो गई। और यान फेई ने अपने अक्सर खेले जाने वाले खेलों को याद करते हुए यान क्यू का असली लोकेशन पता कर लिया। इससे कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि यान क्यू की क्षमताएं कितनी जबरदस्त थीं। लगभग बेकार पड़े कबाड़ के सहारे उसने एक अजीबोगरीब उपकरण बनाया जो न सिर्फ उसकी लोकेशन का पता लगा सकता था बल्कि नेटवर्क वर्ल्ड से जुड़कर संदेश भी भेज सकता था। उसने इस उपकरण का इस्तेमाल असली जानकारी छिपाने के लिए भी किया, जिससे उसके दुश्मन गलत दिशा में भाग गए।